बहुत स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मौजूदा दौर की राजनीति में नेता बयानबाजी करते वक्त मर्यादाओं को ताक पर रख देते हैं। जुबान ऐसी फिसलती है कि सारी परंपराएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। और हाल के दिनों में बिहार की सियासत में यह चलन और भी बढ़ गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू फैमिली के खिलाफ एक बार फिर विवादित बयान दिया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी की तुलना दुर्योधन से की है, जबकि मीसा भारती की तुलना शूर्पणखा से कर दी। वो वहीं रुके नहीं, आगे भी बढ़े और कुछ बोला। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि बड़ा भाई वन वन भटक रहा है और दुर्योधन सत्ता पर काबिज है। आइए सुनिए क्या कहा नीरज कुमार ने। भरत मिलाप में भरत पूरे परिवार के साथ जंगल से राम को लाने वापस गए थे। आज तो स्थिति उलट है। आज दुर्योधन सत्ता पर काबिज है। बड़े भाई को बन बन घूमने के लिए बाध्य किया जा रहा है और शूर्पणखा को एक क्षेत्र के मालिक बनने पर भी राजी नहीं है। हे प्रभु, लालू परिवार का क्या होगा? कहां थे, कहां पहुंच गए? इस बयान पर पलटवार ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने नीरज कुमार के बयान को अमर्यादित कहा और संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी जेडीयू प्रवक्ता के बयान को अमर्यादित बताया है। तेजस्वी यादव जी के संदर्भ में नीरज सिन्हा के बयान अमर्यादित है और एक दुशासनिक प्रवृत्ति का परिचायक है। हम इनके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि सूक्ष्म रेखा इनके संगनी है, लेकिन राजनीति में मर्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये खुद जिस भाषाई आतंक के रूप में जाने जाते हैं, यह जो है कहीं न कहीं संस्कार पर सवाल या निशान है। मेरे ख्याल से इस तरह के बयान अशोभनीय हैं और मैं नहीं समझता हूं कि पढ़े लिखे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस तरह के बयान देने चाहिए। मैं समझता हूं राजनीति में मर्यादा भी होती है। भाजपा जदयू के नेता उस मर्यादा को भूल रहे हैं। आम जनता पे ऐसे बयानों का प्रतिकूल असर पड़ता है। यह बीजेपी और जेडीयू के लोगों को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हाईटेक रथ के जरिए नीतीश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की तैयारी में है और बाकायदा इस काम के लिए हरियाणा से खास तौर पर एक रथ तैयार करके मंगाया गया है। यूं कहें कि रथों को तैयार करके मंगाया गया है, लेकिन रथ पर लगी केवल नीतीश कुमार की तस्वीर पर सवाल खड़ा हो गया है। विरोधी दलों के अलावा सहयोगी बीजेपी को भी प्रचार की गाड़ी पर केवल जेडीयू की दावेदारी रास नहीं आ रही है। सरकारी योजनाओं का बखान करने के लिए बिहार में 30 हाईटेक रथ निकलेगा। यह रथ हरियाणा में तैयार किया गया है, जिसमें केवल नीतीश कुमार की फोटो लगाई गई है। रथ यात्रा का मकसद नीतीश सरकार की योजनाओं का प्रचार करना है। सूचना जनसंपर्क विभाग ने इन बसों को तैयार करवाया है। 30 बसें हरियाणा से आई हैं, जिसमें एलईडी जो स्क्रीन है वो लगी हुई हैं और स्क्रीन पर तमाम बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ लोगों को ये बताया जाएगा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया है, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं के जरिए सीएम नीतीश कुमार जनता से वोट मांगेंगे। हम रथ सज धज कर तैयार है, लेकिन निकलने से पहले ही बिहार के चुनावी मैदान में उसकी नाद सुनाई दे रही है। रथ पर लगी रथी की तस्वीर पर विरोधी आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। तो अपनी पीठ को थपथपाना है और कहीं न कहीं पूरा अगर ये देखिए तो पर्पस ये लगता है कि कल को ये बीजेपी से भी अलग हटने की तैयारी कर रहे हैं। इस नाते सारा श्रेय खुद ले रहे हैं, उसमें बीजेपी को भी भागीदार नहीं बना रहे। तो जाने भारतीय जनता पार्टी वाले जो इनको अपना नेता बना के बिहार में घूम रहे हैं। जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व विहीन करना चाहते हैं बिहार में, कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, सुशील मोदी कुछ नहीं है, जो भी चेहरा है हमारा चेहरा है और हमने विकास किया है, आप नहीं की। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता में सहयोगी बीजेपी को भी रथ की आहट बेचैन कर रही है। बीजेपी के योद्धाओं ने रथ पर तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। किसी ने खुलकर तो किसी ने इशारों में अपनी मंशा जाहिर कर दी। हाँ, तो वो अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें प्रचार करेंगे, इसीलिए उनका चेहरा है। तो ये सरकारी रथ है सर, और आपको लगता है कि बीजेपी का भी कोई फेस होना चाहिए? नहीं, बीजेपी का अपना रहेगा, अलग से रहेगा। मुझे लगता है कि नीचे वाले अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और जिसके कारण ये चूक हुई होगी।
तो हम तो ये मांग करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का नेतृत्व दिखे और एनडीए का नेतृत्व दिखे। बीजेपी नेताओं के बयान के बाद जेडीयू ने रथ यात्रा और रथ में लगी तस्वीर पर सफाई दी। जेडीयू ने कहा कि विकास रथ से ना तो बीजेपी को परेशानी है और ना ही आम जनता को। तस्वीरों के जैसे छोटे प्रश्नों पर इस महत्वपूर्ण कार्य को कम आंकने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इस ऐसे सवालों पर एनडीए में कोई विभाजित राय कभी नहीं रही। जेडीयू नेता विकास और सुशासन को नीतीश कुमार की यूएसपी बताते रहे हैं और कई बार तो इन मुद्दे पर उन्हें सहयोगियों से भी साझेदारी पसंद नहीं, लेकिन इस बार सहयोगियों ने सरकार को आंख दिखाई है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार में भी एनडीए के अंदर पीएम फेस की लड़ाई छिड़ गई है। जेडीयू नीतीश कुमार को फेस मानती है, लेकिन बीजेपी को इस पर आपत्ति है। बीजेपी के मुताबिक पीएम फेस सिर्फ एक है और वो नरेंद्र मोदी। एनडीए में चेहरे की लड़ाई को लेकर विरोधियों को ऐसा लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में छिड़ी चेहरे की लड़ाई, नीतीश आगे या मोदी बढ़े? नीतीश कुमार जी का जो कद है, जो उनकी विश्वसनीयता है, बिहार में तो नरेंद्र मोदी हैं हम लोग के, कोई दूसरा फेस तो अभी नहीं है। बिहार में पीएम फेस कौन? बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब पीएम फेस की लड़ाई बिहार में भी छिड़ गई है। चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, यानी एनडीए के साथी आपस में चेहरे को लेकर भिड़ गए हैं। बड़ा कौन है, बयानों के जरिए इसे साबित किया जा रहा है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि एनडीए के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का जो कद है, जो उनकी विश्वसनीयता है, जो उनकी छवि है, में है कि अगर कभी किसी मोड़ पर अगर उनको देश में एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी तो उसका निर्वहन करने में वो जरूर देश को एक बार फिर अपने अनुभव से चमत्कृत करने का काम करेंगे। बिहार ही के लोग ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का नाम आगे किया है, उसमें एक हम भी हैं जो पहले हम ही शुरू किए। बिहार में तो नरेंद्र मोदी हैं हम लोग के, कोई दूसरा फेस तो अभी नहीं है। दरअसल एनडीए के अंदर चेहरे की लड़ाई ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। चेहरे को लेकर पहले भी दोनों पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं। इस बार भी वही हो रहा है, पर इसे लेकर विरोधी तंज जरूर कस रहे हैं। एक तरह से तो नीतीश कुमार ने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। जब वो हमारे महागठबंधन के हिस्सा थे तो उनको लेकर एक संभावनाएं थी लोगों के मन में, लेकिन उन्होंने जितना अविश्वसनीय राजनीति की और जैसा पलटा मारा उन्होंने और बिहार के लोगों के जनभावना का एक तरह से अपमान किया। एक दौर था जब नीतीश को पीएम मटेरियल कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से फिजा बदली तो बिहार की सियासत भी बदल गई। मोदी के सामने नीतीश फेस जरूर बने, लेकिन जब से दोनों साथ आए उसके बाद मुकाबला होना मुमकिन नहीं लगता। तो क्या चेहरे के बहाने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है? आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। इस बीच महागठबंधन में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन फाइनल होने वाला है। इसे महामंथन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की सोमवार को तेजस्वी यादव के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लगने की उम्मीद है, लेकिन सीटों की घोषणा खर मास यानी मकर संक्रांति के बाद ही होने की प्रबल संभावना है। पिछले दिनों महागठबंधन के लगभग तमाम नेताओं ने रांची के रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि लालू यादव की ओर से महागठबंधन के फॉर्मूले पर मोहर लगभग लग चुकी है। इसी के बाद सोमवार को तेजस्वी आवास पर महागठबंधन का फाइनल मंथन होने वाला है। इस बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा हम के मुखिया जीतन राम मांझी, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
अनंत सिंह के मुंगेर सीट पर दावे को लेकर महागठबंधन में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आरजेडी ने अनंत सिंह जैसों को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। अब आरजेडी ने मुंगेर सीट पर अपना दावा ठोका है। उधर कांग्रेस ने भी आरजेडी के दावों पर कड़ा प्रहार किया और अनंत सिंह के साथ खड़ी हो गई है। और जहां अनंत सिंह का सवाल आता है तो अनंत सिंह ऐसे सरीखे हमारे राष्ट्रीय जनता दल में कोई आवश्यकता नहीं है। और खास करके हमारा जो मुंगेर का इलाका है वह इलाका समाजवादियों का इलाका रहा है, न कि जो है अपराधियों का इलाका रहा है। इसलिए समाजवादियों का इलाका में अपराधियों का कोई जो है पैठ नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को खास करके राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय तेजस्वी यादव जी से बात करना हो तो बात करेंगे। वहाँ एक अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाएं। पता नहीं किसके बयान की चर्चा कर रहे हैं। अब ये सब बातचीत पार्टी अंदरूनी स्तर पर चलती है। पार्टी जो फैसला करेगी वो सार्वजनिक किया जाएगा उचित समय पर। अनंत सिंह ने इच्छा जताई थी कि महागठबंधन से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके इसमें क्या खराबी है? सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अनंत सिंह तो 4 बार एमएलए जीत चुके हैं, तो वो लड़ना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आरजेडी आपके सहयोगी दल को आपत्ति नजर आती है कि? मुझे नहीं लगता है कोई आपत्ति है कहीं। मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आने के बाद एक और बात का खुलासा हुआ है कि नीतीश सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं जो हथियारों का भी शौक रखते हैं, तो कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में इजाफा देखा गया है। संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ है कि नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्री हथियारों के भी शौकीन हैं। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के पास राइफल और पिस्टल है, तो वहीं मंत्री श्रवण कुमार भी एक राइफल और एक रिवॉल्वर के मालिक हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी रिवॉल्वर और राइफल का शौक रखते हैं। उनके परिवार के पास कुल 8.25 किलो चांदी और 400 ग्राम से अधिक सोना है। उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह के पास एक राइफल, एक रिवॉल्वर और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी राइफल का शौक रखते हैं, उनके पास एक राइफल है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल के पास भी एक राइफल और रिवॉल्वर है। वैसे कई मंत्री ऐसे भी हैं जो गाड़ियों के साथ साथ गहनों का भी शौक रखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पास XUV 500 गाड़ी है। परिवहन मंत्री संतोष निराला के पास 14 लाख रुपए की गाड़ी। PHED मंत्री विनोद नारायण झा की पत्नी मीना झा के पास ढेर सारे गहने, 37 लाख रुपए का सोना और करीब 10,000 रुपए के चांदी के जेवर। मंत्री के नाम से पटना में और पत्नी के नाम नोएडा में फ्लैट की कीमत 56 लाख रुपए। श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 70 ग्राम सोने के जेवर, 2,17,000 रुपए है कुल कीमत। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के पास कोई वाहन नहीं, उनके पास सिर्फ एक पुराना स्कूटर है। मंत्री के पास 41 लाख रुपए नकद, 65 लाख रुपए की अचल संपत्ति उन्होंने दिखाई है। यानी नीतीश मंत्रिमंडल में कोई मंत्री हथियारों का शौकीन है तो कोई गाड़ियों का। हालांकि संपत्ति के मामले में भी कोई मंत्री एक दूसरे से कम नहीं है। आशुतोष चंद्रा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। नीतीश कुमार अपने साथ ही अपने मंत्रियों की संपत्ति के ब्यौरे को सार्वजनिक कर चुके हैं। बिहार सरकार की वेबसाइट पर सारा डिटेल मौजूद है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष से पारदर्शिता का पैमाना इसको बता रही है, तो विपक्ष को महज ये एक दिखावा लग रहा है। 2005 से नीतीश कुमार ने जो परंपरा शुरू की, आज भी वो परंपरा जारी है। साल के आखिरी दिनों में नीतीश कुमार ने अपने साथ अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। इसमें सत्ता पक्ष को सिस्टम में मौजूद ट्रांसपेरेंसी नजर आती है, यानी सरकार में कोई भी मंत्री आर्थिक गड़बड़ी नहीं कर रहा। इसे इस पैमाने से देखा जा रहा है। का मेन मोटो अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर आप 2015 में अगर बनते हैं तो उसके बाद कहीं ऐसा नहीं कि जनता के सेवा करते करते कहीं कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है। उसको एक विजिबिलिटी देने के लिए ये एक
चीज़ किया गया है। तो मुझको लगता है एक राजनीति में जिस ढंग से चर्चाएं होती हैं कि राजनीति बेहतर बने, शुद्ध हो, राजनीति में एक एग्जाम्पल आए, ईमानदारी बढ़े, तो बहुत बढ़िया प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का ये रहा है। लेकिन कभी नीतीश कुमार के साथ सत्ता साझा कर चुकी आरजेडी और कांग्रेस भी इस परंपरा में शामिल रही है, लेकिन अब उन्हें इसमें खोट नजर आ रही। दलील दे रहे हैं कि नियम तो ठीक है, नियत पर सवाल है। मकसद तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये आंख में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम बन के रह गया। क्या ये संभव है किसी आम जनता के लिए कि वे चीफ मिनिस्टर की प्रॉपर्टी की जांच करेगा? संभव नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें ईमानदारी बरती जाए और जितनी जिसकी संपत्ति है उसकी वो घोषणा करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे देखें तो जब तक आरजेडी कांग्रेस सरकार में रही तो उन्होंने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, लेकिन अब सवाल उठा रहे हैं, यानी सियासत हर वक्त होती है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। नवजीत, जी मीडिया, पटना। बात मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की, जहां एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। सीबीआई ने इस चार्जशीट में सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट के अनुसार लड़कियों को ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती थी, इसके बाद नशे का इंजेक्शन और दवा देकर दुष्कर्म किया जाता था और विरोध करने वाली किशोरियों को तो कुर्सियों से बांधकर हवस का शिकार बनाया जाता था। आरोप पत्र के अनुसार लड़कियों को गंदे भोजपुरी गानों पर डांस भी कराया जाता था। चार्जशीट के कवर पन्ने पर सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि बयान देने वाली किशोरियों का नाम चार्जशीट में नहीं खोला गया है। इनके नाम और केस स्टडी बंद लिफाफे में कोर्ट में दी गए हैं ताकि किशोरियों की गोपनीयता बनी रहे। 21 आरोपियों पर दायर चार्जशीट में इस बात का साफ जिक्र है कि बालिका गृह में रोज ब्रजेश ठाकुर की महफिल सजती थी। ब्रजेश के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और सीडब्ल्यूसी के सदस्य समेत अन्य लोग रात में पहुंचते थे। नाबालिग बच्चों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर अश्लील गानों पर डांस के लिए मजबूर करते और इनकार करने पर उन्हें मारा पीटा जाता था। बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और डॉक्टरों की टीम लगातार एक्शन में है और किसी भी संभावना पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। पटना और मुंगेर में पक्षियों को मारने का सिलसिला लगातार चल रहा है, तो उधर मुजफ्फरपुर में भी बर्ड फ्लू की दस्तक ने दिलों में खौफ तो भर ही दिया है। बर्ड फ्लू का बढ़ता दायरा, H5N1 का फैलता आतंक। बिहार में बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे ने खतरे की घंटी बजा दी है। पटना के विक्रमपाली में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। 27 दिसंबर से अब तक 3000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इंसानों में भी पक्षियों से संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड, अगर पक्षियों से किसी व्यक्ति का लंबे समय तक कॉन्टैक्ट होता है तो वो पक्षी वाला वायरस H5N1 ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रवेश कर सकता है। मुंगेर में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। कौवों के बाद अब मुर्गे भी इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, जिन्हें मारकर दफनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। लोग पकड़ के उनको बंद करके उनको लेके आते हैं और उनके बाद उनको मार के गड्ढे में दफनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में भेजे थे सैंपल, वहां से पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने के बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार मुर्गियों के समन का कार्यक्रम किया जा रहा है। बर्ड फ्लू की दहशत से मुजफ्फरपुर भी अछूता नहीं। यहाँ के चंदनपट्टी गांव में अचानक कई कौवों की मौत ने लोगों में दहशत भर दिया। मुंगेर से प्रशांत, मुजफ्फरपुर से अरुण के साथ शशांक, जी मीडिया, पटना। पटना में अब कचरे से बिजली और ईंधन बनाने को लेकर तैयारी चल रही है। इसके अलावा कचरों का इस्तेमाल सड़क निर्माण में भी करने की दिशा में पहल की जा रही है। इस दिशा में नगर निगम और ग्रामीण कार्य विभाग की कोशिशें बहुत जल्द साकार होने वाली हैं।
इस कचरे को महज कचरा न समझें। बहुत जल्द आपका घर इस कचरे से रोशन होने वाला है। ये कचरा आपके घर का अंधेरा दूर करने वाला है। पटना नगर निगम और ग्रामीण कार्य विभाग ने कचरे से बिजली और ईंधन तैयार करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। और हम लोग भी चाहते हैं जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक है, उसका दुरुपयोग की जगह पर उसका सदुपयोग हो। तो उसमें हम लोग चूँकि विभाग पर पहल कर रही है और निश्चित रूप से अब तो उसका प्लांट भी लग गया है। तत्काल हम लोग मध्य प्रदेश से मंगा रहे हैं, लेकिन बिहार में भी अब इसका जल्द ही प्लांट लगेगा और निश्चित रूप से जो वेस्ट पॉलीथीन है वो सब अब यूज में आएगा। करीब 20 लाख की आबादी वाले पटना शहर में रोजाना सैकड़ों टन कचरा रामाचक में डंप किया जाता है, जिसे प्लाज्मा गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लेड धातु को छोड़कर कचरे के सभी पार्ट को अणु स्तर पर तोड़ दिया जाता है, फिर पानी के साथ तरल कर दिया जाता है। प्लाज्मा वैक्यूम के अंदर 7000 से 14000 डिग्री सेल्सियस से पूरे मटेरियल को गुजारा जाता है, जिसके बाद सभी गैस और अन्य तत्व टूटकर अलग हो जाते हैं। प्लांट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर पानी बनाया जाता है, फिर हाइड्रोजन और थोड़ी सी कार्बन की मात्रा मिले बाद सीन गैस बनती है। इससे टरबाइन चलाने का काम किया जाता है और बिजली बनती है। न सिर्फ बिजली और ईंधन बल्कि कचरे के इस्तेमाल से सड़क बनाने की भी योजना है। ग्रामीण कार्य विभाग के सहयोग से जो प्लास्टिक से उसकी ग्रैन्यूल्स बना के उसका जो मात्रा है उस प्लास्टिक को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करना था। इसके और इसी के साथ खबर बिहार